गुड इवनिंग वंस अगेन। और आप देख रहे हैं द नर्सिंग मास्टर चैनल 1977 और आप लोगों का स्वागत है बेटा। शराब बहुत ख़राब टॉपिक देख रहे हैं, अल्कोहल यूज़ एंड डिपेंडेंस। तो शराब बहुत ख़राब, आओ इसे ख़त्म करें। किसी एक पोएट ने कहा है कि शराब बहुत ख़राब, आओ इसे ख़त्म करें। एक बोतल आप ख़त्म करें और एक बोतल हम ख़त्म करें। ये तो बात हो गई मजाक की। शराब वाकई में बहुत ख़राब, ठीक है। ख़राब इसलिए क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है, जो ड्रिंकर्स हैं, कि शराब से उनका स्ट्रेस दूर होता हो। एक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टाइम बीइंग के लिए तो ठीक है कि आपको कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, आपने शराब पी ली और शराब पीने के बाद आप गहरी नींद सो गए, ठीक है। लेकिन जब यही शराब, यही अल्कोहल जब डिपेंडेंस हो जाती है, तब ये किस में आ जाती है? मेंटल इलनेस में। तब उसे क्या बोलते हैं? मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस व्हेन द पर्सन डिपेंड ऑन द अल्कोहल और अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो इसको क्या बोलते हैं? मेंटल इलनेस, ठीक है। सो आज हम लोग का टॉपिक है अल्कोहल यूज़ एंड डिपेंडेंस। आपको भी पता है, सब मोस्टली लोग जानते हैं कि अल्कोहल का जो बेवरेजेस है बेटा, वो किस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ शुगर से क्या होता है, निकाला जाता है। यानी शुगर का कोई भी प्रोडक्ट हो, आइदर मतलब आपको मालूम है हर एक चीज़ में शुगर है। शुगर इसलिए हर एक चीज़ में है क्योंकि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सबके पास अपना सेल होता है और सेल की जो बैकबोन होती है दैट इज़ शुगर, फॉस्फोरस, है ना। इन्हीं से मिलके क्या बनता है? आरएनए और डीएनए। आपको मालूम है जो वो बनता है आरएनए से, आप क्या बोलते हैं? राइबोस शुगर। जो डीएनए बनता है दैट इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। यही तो है, इजंट इट? तो जब हमारा डीएनए में ही शुगर है, तो प्लांट का डीएनए में भी यही चीज़ है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो मल्टी सेलुलर सेल्स हैं, सबके सेल्स का जो डीएनए है और आरएनए है, उसका बैकबोन क्या है? दैट इज शुगर। ये बात तो क्लियर हो गई। तो यानी कि अब प्लांट का ही सोर्स से बनेगा। अब आदमी को तो फर्मेंट करके तो बनेगी नहीं अल्कोहल, तो प्लांट के सोर्सेज को यूज़ करते हैं, इजंट इट? सो अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेज ऑफ शुगर बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या कर देना? बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, तो फर्मेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपने मार्केट में देखे होंगे, मोस्टली मेल्स ये जानते हैं, बियर, वाइन, विस्की, रम, ठीक है। इस नाम से आती है, और भी नाम से आते होंगे तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन बियर, वाइन, विस्की, रम ये मेन वो है अल्कोहलिक बेवरेजेस है। बनते किससे हैं? बियर किससे बनता? माल्टेड बार्ली से, सड़ा के। उसमें अल्कोहलिक कंटेंट कितना होता है? 3 to 6%। अब लोगों का ये कहना है कि जो लोग इसके एडिक्शन हैं कि यार इसमें तो ज़्यादा अल्कोहल है नहीं, 3 to 6% है। भैया बार्ली तो है, उसके बाद अपना डीएनए है, अपना आरएनए, तो राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर तो है। तो जब शुगर है तो यानी आप देखते होंगे कि जो लोग बियर पीते हैं उनका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। वाइन किससे बनती? ग्रेप्स या बेरीज से। इसमें अल्कोहलिक कंटेंट कितना है? 10 से 20%। फिर आ जाइए थोड़ा और हाई लेवल पे, विस्की और रम। विस्की किससे बनती? ये भी माल्टेड ग्रेन्स से, माल्टेड ग्रेन से, ठीक है। बार्ली इज ऑल्सो ग्रेन, मगर माल्टेड ग्रेन चावल है, गेहूँ है, इन सारी चीज़ों से इनको सड़ा के उससे क्या निकालते हैं? अल्कोहलिक कंटेंट। फिर आ जाता है रम किससे बनती? मोलेसेस। एक्चुअली मोलेसेस क्या चीज़ है? मोलेसेस शुगर केन से है। शुगर केन से जो शुगर निकल जाती है वो तो अपन घर में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन शुगर केन का जो बचा हुआ पार्ट्स है, उस पार्ट्स को सड़ा करके, जो वो पार्ट सड़ता है उसे क्या बोलते हैं? मोलेसेस। उससे एक सिरप बनता है। मोलेसेस एक्चुअली इज़ अ काइंड ऑफ थिक सिरप विच इज़ मेड बाई फर्मेंटेड शुगर केन, ठीक है। तो उससे रम किससे बनी? मोलेसेस से। विस्की और रम में जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है दैट इज़ 40 to 50%। अब एक्चुअली फर्मेंटेशन करने के बाद किसी भी ग्रेन को आप फर्मेंट करते हैं तो किताब के अनुसार से 13% क्या बनता है? अल्कोहल। दिस अल्कोहल इज़ फर्मेंटेड अल्कोहल, और ये प्योर अल्कोहल है।
अगर 13% प्योर अल्कोहल बनता है तो 40 से 50% कैसा हो गया? इसमें एडिशन किया जाता है, इसमें एडिशन किया जाता है। किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल बोले तो स्पिरिट, तो इसमें स्पिरिट का और एडिशन किया जाता है जिससे कि नशा ज़्यादा और चढ़े। क्लियर है? ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिक कंसंट्रेशन इन द ब्लड। कोई भी एक पर्सन जो इनमें से किसी को भी ले रहा है, खासकर विस्की और रम को, इससे तो चलो इसमें अल्कोहलिक कंटेंट कम है और ये इतना कॉस्टली भी आता होगा, मुझे तो आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कॉस्टली आने पे आदमी कम पीता होगा, लेकिन जो लोग इसके डिपेंडेंस हो जाते हैं उनके ब्लड में जब वो अल्कोहल लेते हैं, उनके ब्लड में जब कंसंट्रेशन इतने इतने मिलीग्राम का होता है तो उनके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। सपोज 20 से 30 मिलीग्राम अगर हो गया, 20 से 30 मिलीग्राम पर डेकालीटर, यानी कि हर 10 ml के ब्लड में 20 से 30 मिलीग्राम अगर अल्कोहलिक कंसंट्रेशन हो गया तो उनका क्या होता है? स्लो मोटर परफॉर्मेंस, है ना, मतलब स्लो मोटर परफॉर्मेंस, और थिंकिंग एबिलिटी उनकी क्या होने लगती है? डिक्रीज़ होने लगती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्लो डिक्रीज मोटर मूवमेंट एंड डिक्रीज्ड थिंकिंग एबिलिटी। तो यानी एक बार इतना पिया तो उसकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो गई। उसकी पत्नी ने बोला चलो चलो घर चलो, शांति से रहने का, ठीक है। अब 30 से 80 मिलीग्राम पर डेकालीटर अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है बेटा, तो इसमें क्या होगा? उसकी मोटर, अब देखो यहाँ पर कम हो रही थी, अब यहाँ पर क्या हो रही? बढ़ रही है। इंक्रीज मोटर एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब होता है कि ये मेंटल प्रोसेस से क्या है? कॉग्निटिव मीन्स होता है बेटा रिलेटेड टू द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन नोइंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना। अब जैसे आप हम लोग नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं तो उसको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, या उसको अगर हमको जवाब भी देना, आप गलत बोल रहे हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं? नॉर्मल वे में जवाब देते हैं। लेकिन अगर जिसके 30 से 80 मिलीग्राम हो जाएगा तो उसके अंदर मोटर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसकी वाइफ बोलेगी चलो भाई घर चलो, तो मालूम चला रास्ते में जितना चीज़ आया सबको उड़ाता हुआ चला गया। कॉग्निटिव प्रॉब्लम, अगर वो समझाएगी भी कि नहीं इतना पीना अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको जो क्या बोलते हैं ये समझने की क्षमता है वो उसकी क्या हो जाएगी? उसमें क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। सीखने की क्षमता, उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। जब यही 80 से 200 मिलीग्राम हो जाता है, जब 80 से 200 मिलीग्राम अगर कंसंट्रेशन हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो क्या होगा बेटा? कोऑर्डिनेशन एरर्स, कोऑर्डिनेशन एरर हो जाएगा। यानी कि जो उसका कोऑर्डिनेशन करने की, यहाँ की गिलास भी पकड़ेगा तो ऐसे हो सकता है वो गिरा दे, छोड़ दे, तोड़ दे, हाँ। दरवाजे से बाहर अगर निकल रहा हो तो हो सकता है दरवाज़ा बंद हो, उसी में भड़ से जाके लड़ जाए। देखा नहीं, खंभों पर लड़ जाते हैं, ज़मीन में पड़े रहते हैं, नाली में गिरे रहते हैं। समझ रही मेरी बात को? तो कोऑर्डिनेशन एरर हो जाता है, जजमेंट एरर हो जाता है, वो खंभे से ही बात करने लगेगा, और मेरी जान तुम कैसी हो, अरे तुम तो मुझे बहुत डांटती हो, ठीक है। जजमेंट में क्या हो जाएगा? उसके प्रॉब्लम हो जाएगी। मूड उसका क्या हो जाएगा? डिटेरियोरेट होने लगेगा। कोई आके बोलेगा भाई तेरे घर नहीं जाना मेरे को, घर में सब बेकार है, ठीक है। और उसका जो कॉग्निशन है वो भी क्या हो जाएगा? डिटेरियोरेट हो जाएगा। कॉग्निशन मैंने बताया, कॉग्निशन मतलब क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी होती किसी चीज़ को सीखने की, उसको अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, और किसी चीज़ को जानने की। तो 80 से 200 मिलीग्राम पे ये होगा। अब 200 से 300 मिलीग्राम पे क्या होगा? निस्टिगमस। 200 से 300 मिलीग्राम पे बेटा क्या होगा? निस्टिगमस। निस्टिगमस होता है इनवॉलेंट्री, निस्टिगमस मीन्स होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द आई, ठीक है। अब चश्मे के अंदर दिख रहा है कि नहीं? ऐसे गोल 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 घुमाएगा, ऐसे ऐसे साइड साइड देखेगा, ऐसे अप एंड डाउन देखेगा। तो जब इतना कंसंट्रेशन सोचो बढ़ गया, एक 10 ml के ब्लड के अंदर 200 से 300 मिलीग्राम अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ गया, तो उसको क्या होता है बेटा? निस्टिगमस होने लगता है, ठीक है। निस्टिगमस होने लगेगा। फिर क्या होगा? ब्लर विजन, निस्टिगमस में ही आएगा, दैट इज़ ब्लर विजन। फिर दिखाई नहीं देगा, तो नाले में सोचेगा मेरा मस्त गद्दा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो जाता है 200 से 300 मिलीग्राम पे। लेकिन जब 300 मिलीग्राम हो जाता है,
300 मिलीग्राम पे जब अल्कोहलिक कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हो जाएगा तब क्या होगा? तब बेटा हो जाता है इम्पेयर्ड वाइटल साइन। इसको बोलते हैं अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। दिस इज़ कॉल्ड अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन। अल्कोहल इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन क्या करेगा? कार्डियोवैस्कुलर शॉक, कार्डियोवैस्कुलर शॉक में चला जाएगा पेशेंट। और सोचो अगर यही चीज़ उसके साथ रास्ते में कहीं हो जाए तो पेशेंट को डेथ ऑल्सो, तो डेथ भी हो जाएगी। तो आज तुमको मैं ये अंदर की बात बता रहा हूँ। ये अंदर की बात आप जिसको भी समाज में देखते हैं, क्योंकि मैं इसमें वो भी बताऊँगा आपको नर्सिंग असेसमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होते हैं किसी अल्कोहलिक के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीज़ें इतने इतने कंसंट्रेशंस पे होती है। अब हम देखते हैं फेजेस, है ना, फेजेस ऑफ अल्कोहल या अल्कोहल डिपेंडेंस। फेजेस ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, ठीक, फेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म। तो ये आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। नंबर 1 फेज़ 1। फेज़ 1 में क्या होता है बेटा? फेज़ 1 में प्री अल्कोहलिक फेज़ इसे बोलते हैं, प्री अल्कोहलिक फेज़। ऐसा नहीं कि अल्कोहल मतलब अभी तो आपने शुरू किया ना, आज बहुत टेंशन है बाबा, कल एग्ज़ाम है या 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, भाई समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं भाई क्या नहीं पढूं। अरे यार आज गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया भाई, वो तो मुझे इतना डांट दी कि तुम मेरे पर पैसा नहीं खर्चा कर। तो ये सारी बातें, ठीक है, मतलब ये तो एक मजाक के तौर पे हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा? उसको स्ट्रेस है, ठीक है। इस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, टू रिलीव दिस स्ट्रेस, अब वो क्या करेगा? स्टार्ट अल्कोहलिज्म। और जब स्टार्ट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? डेली का रूटीन हो जाएगा। जब स्ट्रेस को कम करने के लिए कोई पर्सन अल्कोहल को डेली लेना शुरू कर देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्री अल्कोहलिक फेज। अब ये अल्कोहलिक क्यों बोल रहे हैं बेटा? अल्कोहलिज्म इज़ अ मेंटल इलनेस। तो अभी ये उसकी शुरुआत हुई है, यहीं पर रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुका तो किस में पहुंचेगा? फेज़ 2 में, ठीक है। ये क्या है? अर्ली अल्कोहलिक फेज। अभी तो प्री थी, अब ये प्योर अल्कोहलिज्म में या डेंजर स्टेज में पहुंचने से पहले क्या होगा बेटा? ये अर्ली अल्कोहलिक फेज होगा। इसमें क्या हो जाएगा? ब्लैकआउट। ब्लैकआउट बोले तो भूलने की बीमारी। अरे कल कहाँ पिया था मैंने? हाँ, उसकी मम्मी पूछेगा कल तो शराब पी के आया था अपने दोस्तों, कल कहाँ पिया था मैंने नहीं पिया। ब्लैकआउट। तो कल जो किया है वो अब भूलने लगेगा, क्योंकि अब उसकी डेली की हैबिट हो चुकी है, ठीक है। तो एमनीशिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। फिर क्या है बेटा? अभी तक तो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, अब वो क्या करेगा? अकेले बैठ के दारू पिएगा, ठीक है। पर्सन ड्रिंक्स एलोन, ठीक है। फिर क्या करेगा? जब अकेले पीने लगता है अब तो उसकी थोड़ी थोड़ी आदत बनने लगी है। अब वो बॉटल को लाएगा, कहाँ रखेगा? अपने ऑफिस में कहीं छुपा देगा, अपनी कार में कहीं छुपा देगा, अपने घर में कहीं छुपा देगा, कि जैसे ही सब सोएंगे या जैसे ही किसी की निगाह हटेगी, खट से एक मारा फिर वहीं छुपा दिया, फिर अब 15 मिनट बाद आएगा फिर खट से एक मारा फिर वहाँ छुपा दिया, ऑफिस जाएगा तो वहाँ पर छुपा देगा। अब देखो आदत कैसे बदल रही है। प्री अल्कोहलिक फेज में स्ट्रेस को मिटाने के लिए उसने शुरू किया, अब वो उसका डेली का रूटीन हो गया। जब वो फेज़ 2 में पहुंचेगा, इसमें क्या था? अर्ली अल्कोहलिक फेज में अब वो भूलने लगेगा, ठीक है। अपनी शराब की बोतलों को या क्या बोलते हैं अल्कोहलिक कंटेंट्स को वो क्या करेगा? छिपाना शुरू कर देगा, ठीक है। फिर अब क्या बोलते नहीं है भाई, हैंग आउट हो गया, बोलते नहीं हैंग आउट हो गया। हैंग आउट मतलब रात में इतना पी लिया कि सर में दर्द देने लगा, आँख नहीं खुल रही भाई, आँख नहीं खुल रही, हाथ काँप रहे हैं, इतना अल्कोहल ब्लड के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो उन लोग क्या बोलते हैं? आई ओपनिंग डोज। भाई ऐसा कर एक पैक जल्दी से बना ताकि मेरी आँख खुले। तो कोई ये स्थिति आ गई, आई ओपनिंग डोज, उसको आई ओपनिंग डोज चाहिए, ठीक है। और ट्रेमर को कंट्रोल करने के लिए अब हाथ काँप रहा है क्योंकि अभी अल्कोहल का लेवल कम हो रहा है ब्लड में, तो अब हाथ उसके ऐसे तो काम रहे हैं, ठीक है। जब हाथ उसके काम रहे तो ऑफिस में काम नहीं कर पाएगा, लोगों से बताएगा क्या, छुपाएगा क्या? तो एक पैक फिर मार के चल दिया और बाकी
जेब में रख लिया या अपनी कार में रख लिया या ऑफिस में कहीं जाएगा अपने डोर में धर लेगा, ताकि फिर जैसे ही शुरू होगा वो सिम्टम्स फिर वो मारना शुरू कर देगा। सो आई ओपनिंग डोज लेना शुरू कर देगा, ट्रेमर आएगा तो लेना शुरू कर देगा, ठीक है। एंड क्या शुरू कर देगा बेटा, डिनाइल एज डिफेंस, डिनाइल शुरू कर देगा, डिनाइल एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिनाइल मतलब वो तो मना करने लगेगा, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। अरे यार तूने पिया है, मैंने कहा पिए, मैंने नहीं पिए। अच्छा तुम ये काम करो, मैं क्यों करूँगा, मेरा क्वालिफिकेशन इतना नहीं, जबकि है। लेकिन वो डिनाइल को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म क्या करना कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक है। और जब आप उससे बोलोगे यार तुम तो अल्कोहलिक होने लगे हो, तो बोलेगा मैं अल्कोहल पर डिपेंड नहीं हूँ, मेंटल इलनेस देखो बढ़ रही है, मैं अल्कोहल पर डिपेंड नहीं हूँ। तो इस तरीके की बात बेटा फ़ेज़ 2 में करना शुरू कर देगा। फ़ेज़ 3, अब ये तो बड़ी ख़तरनाक फ़ेज़ है। जैसे जैसे वो डेली लेता रहेगा, फिर वो अपने ट्रेमर को कम करने के लिए लेता रहेगा, आँख खोलने के लिए लेता रहेगा, तो वो किस में पहुँच जाएगा, फ़ेज़ 3 में, ठीक है, फ़ेज़ 3। एंड फ़ेज़ 3 इज़ कॉल्ड ट्रू अल्कोहलिक। अब ये सच्चा दारूबाज बन गया है, ट्रू अल्कोहलिक, या क्रूशियल फेज़ भी इसे बोलते हैं। इधर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि नहीं निकल सकता, इंसान जो चाहे कर सकता है, वो तो आसमान में भी छेद कर सकता है, लेकिन जब इस स्टेज पे पहुंच जाता है तब उसका थोड़ा सा निकलना बच्चों क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये क्रूशियल फेज़ आ गए बेटा, ठीक है। अब वो सोचता है कि यार इतना वो हो गया, मैं पीऊँ या ना पीऊँ, सॉरी पीऊँ ना पीऊँ कि पीऊँ। अब वो इस स्टेज पे पहुँच गया कि वो उसे अरे बहुत हो गया, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो इस पर डिसीजन नहीं कर पाता है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लगातार पीता रहता है, कंटिन्यूस ड्रिंकिंग करता रहता है। तब तक ड्रिंकिंग करता रहता है जब तक वो ड्रिंक करने से या अल्कोहल लेने से बीमार ना पड़ जाए। एक बार बीमारी से फिर वो जब कोप अप हो जाता है ट्रीटमेंट को लेके, तो वो फिर क्या कर देगा, ड्रिंकिंग को स्टार्ट कर देगा, अल्कोहल को लेना बेटा वो फिर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। फिर उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होने लगेगा, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब ये होता है कि वो अब अपने आप को सोसाइटी से क्या करने लगेगा, आइसोलेट करने लगेगा। अब वो फ्रेंड ग्रुप के साथ नहीं बैठेगा या वो अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठेगा, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। किसी भी एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, सो लूज ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, ठीक है। इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी एक्चुअली, मैं इसको इस पॉइंट पर बताना चाहता था कि बहुत लोग सेक्सुअल प्लेजर को फुलफिलमेंट करने के लिए भी अल्कोहल लेते हैं, जो कि एक क्राइम का कारण बन रहा है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कम पॉलिसीज़ है, लेकिन दारू को बेचने के लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। आप कहीं पे चले जाइए तो आपको जहाँ पर शराब बंदी जिस स्टेट्स में है वहाँ पर भी आपको बड़ी आसानी से शराब मिल जाएगी, कुछ पैसे ज़्यादा देके। तो बंद हिंदुस्तान में कुछ नहीं होता, बंद सिर्फ होता है एजुकेशन, बंद सिर्फ होता है तो रोज़गार, ठीक है। सो आइसोलेट अपने आप को कर लेगा, इम्पोर्टेंस हो जाएगा। इम्पोर्टेंस मतलब होता है कि जो सेक्सुअल प्लेजर उसका है या जो इरेक्शन है, वो इरेक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म होने लगेगा या ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। अब वो सेक्सुअल प्लेजर भी लेने के लायक नहीं बचेगा। न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पीते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, ठीक है। और मोस्टली इसमें प्रॉब्लम आती है विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन में। अब आप इसके बाद जितनी भी इसका वो देखेंगे सिम्टम्स जो होंगे, वो सब विटामिन बी की डिफिशिएंसी से। तो विटामिन बी कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कि आपको इसी से समझ में आएगा जब आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बेटा न्यूट्रिशनल इम्पेयरमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, पीने के चक्कर में उनकी जॉब चले जाती है, बॉस भगा देते हैं, फैमिली से वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और अभी तक जो फैमिली के लोग उसके ऊपर फोकस दिखा भी रहे थे कि नहीं चलो ये छोड़ देगा, चलो ये है हम इसका इलाज करा देते हैं, वो फोकस भी क्या हो जाता है, वो अपना लूज़ कर देता है, फोकस भी उसके ऊपर अब कोई नहीं देता है, ठीक है। मगर फाइनली दे आर टोटली एडिक्टेड, अभी भी वो छोड़ेंगे नहीं पीने के लिए, दे आर टोटली एडिक्टेड।
ठीक है। तो सोचो फेज़ 3 कहाँ पहुंच गया। अगर वो प्री अल्कोहलिक स्टेज में ही सुधर जाता या कोई आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी उसको अच्छी काउंसलिंग करके सुधार देता तो शायद इस स्टेज तक पहुंचता भी नहीं। लेकिन अब इससे डेंजर स्टेज आने वाली है फेज़ 4, ठीक है, दैट इज़ क्रोनिक एल्कोहलिज्म। उसको मिटाते फेज़ 4। अब वो पूरा पियक्कड़ हो गया है, मतलब पियक्कड़ तो पहले भी था। फेज़ 4 बेटा ये हो गया क्रोनिक एल्कोहलिक। अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नाली में तुमको गिरा पड़ा मिले, इसका 20 एक्सीडेंट हुआ रहे, हाथ उड़ा ले, मुंह फोड़ा ले, सब कुछ करा ले, मगर अब ये क्या हो चुका है, क्रोनिक एल्कोहलिक हो चुका है, ठीक है। क्रोनिक एल्कोहलिक में बेटा इमोशनल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इमोशनल में क्या आती है, अरे मेरी तो कोई मदद नहीं करता है, हेल्पलेसनेस एंड सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी मतलब होता खुद पे दया करता है, वो खुद पे दया करने लगता है। अब सोचो इतनी बुरी कंडीशन आ गई। इमोशनली जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं अब यहाँ शुरू हो गई हैं, कोई हेल्प वो अपने खुद नहीं कर सकता, और सेल्फ पिटी अपने खुद पर क्या करने लगता है, वो दया करने लगता है, ठीक है। और एथिक्स को भूल जाता है। अब वो ये भूल जाता है कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है, वो ये भूल जाता है कि वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, वो ये भूल जाता है कि वो अपने बच्चों से बात कर रहा है। उन सारी एथिक्स को वो क्या कर लेता है, भूल जाता है, ठीक है। तो भूलने के बाद क्या होता है, जब सब ये सारी चीज़ें हो जाती बेटा, तब पेशेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइकोसिस में। अब वो साइकोटिक हो चुका है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं साइकोसिस किस किस से, अब अभी तो खैर उससे कहते हैं अल्कोहलिक शुरू हुआ, अब ये साइकोसिस हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ क्या आती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ में क्या आती है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका क्या होने लगता है, डेटेरियोरेट होने लगता है, डेटेरियोरेट है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका क्या होने लगेगा, बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसको, न्यूराइटिस, ठीक, पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, अरे यहाँ पर मुझे जैसे लग रहा है कि दाना निकल आया, बर्न होगा उसको, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, न्यूराइटिस। और आपका मालूम है न्यूराइटिस किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। टेम्पोरेरी नर्व पैलेसी, टेम्पोरेरी नर्व, अरे ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है, ये पैर उसका काम नहीं कर रहा है, समझ रहे मेरी बात को, टेम्परेरी नर्व पैलेसी। फिर क्या होगा बेटा, डिसऑर्डर ऑफ लीवर एंड वैस्कुलर डिजीजेस, अभी सब आगे पढ़ेंगे। सिरोसिस ऑफ लीवर, ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ भी उसे बोलते हैं, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, वैस्कुलर डिजीज़ होने लगेगी, क्योंकि जो ये शुगर जितनी आप ले रहे हैं क्या बोलते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस के साथ, ये सब किस में जाके कन्वर्ट हो जाती है, लिपिड्स में। आदमी तो सूखा सा रहेगा क्योंकि खाना नहीं खा रहा है, मगर जो ब्लड के अंदर खासकर कॉर्नरी आर्टरी में क्या होता है, लिपिड्स का जो कंपोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक। अब अगर मान लो कि आपने उसको अचानक से बंद करा दी, एक दिन नहीं मिली, दुकान बंद रही और वो ख़रीदना भूल गया, उसको क्या होगा बेटा, हालुसिनेशन, वो हालुसिनेशन शुरू हो जाएगा उसको, ठीक है। हालुसिनेशन मतलब क्या होता है कि जो है उसे परसेप्शन नहीं होता। सपोज़ वहाँ रस्सी रखी है तो उसे सांप बोलेगा, वहाँ कोई शैडो है तो वो सोचेगा मुझे कोई मारने आया है, मम्मी चाकू लेके सब्जी काटने जा रही है तो उसको लगेगा कि चाकू लेके मुझे मारने आ रही है। हालुसिनेशन मतलब द ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट क्लियर परसेप्शन उसको नहीं होगा, हालुसिनेशन होने लगेगा, ठीक है। कन्वर्जन, झटका भी आने लगता है, कन्वर्जन्स होना शुरू हो जाएंगे उसको, ठीक है। ट्रेमर्स, एजिटेशन, इधर फेंक उधर तोड़ उधर फोड़, ये सब काम शुरू कर देगा। सो दिस इज़ इन क्रोनिक एल्कोहलिज्म। अब यहाँ से पेशेंट को कैसे निकाला जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला होता है, क्योंकि अब तो ये पेशेंट हो गया ना, अब तो ये साइकोसिस हो गया है, अब इसको साइकोटिक हो गया है, ठीक है। चलो फिर बेटा क्या होगा, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में जाएगा, ये पी रहा है रोज़, लेकिन फिर भी पहले स्ट्रेस को मिटाने के लिए शुरू किया था कि डिप्रेस ना हो,
गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है या जॉब छूट गई है या जॉब मिल नहीं रही है, अब उसी डिप्रेशन में फिर ये वापस चला गया। जब इस डिप्रेशन में वापस चला जाएगा, पूरा उसका सोशल कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ पिटी हो जाएगा वो, तब बेटा क्या होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट, सुसाइडल अटेम्प्ट, और हो सकता है सुसाइड कर भी ले। ये एंड है अल्कोहलिज्म का। इसीलिए शराब बहुत ख़राब, सब लोग को बोलो, ठीक है, बोतल मत ख़त्म करो, बल्कि इस प्रथा को ही ख़त्म करना है, ठीक है। चलो ओके, कल हम लोग देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट में हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन द बॉडी, ठीक है। अल्कोहल का इफ़ेक्ट बॉडी में क्या होता है, कितने कितने परसेंटेज पे होता है, और पेशेंट कैसे डेथ तक भी पहुंच सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो फिज़िकल प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जैसे वर्निक सिंड्रोम है, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है, इनको एक एक करके हम लोग डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, छोटी छोटी उसमें बातें करेंगे, बहुत बड़ी बात आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, जिससे आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो मेरे ख्याल से इतने से ही आपके लिए काउंसलिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए। और जो लोग आपके आसपास है, यंग चैप्स है, तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगा, बेटा परिश्रम करिए, पढ़ाई करिए, और जॉब्स तो वाकई में कम हैं, लेकिन आपको कुछ भी जॉब्स मिल रहा है, सपोज़ अगर आपको संविदा पे मिल रहा है, आपको मतलब ऐसा 10,000, 12,000, 15,000 आजकल की डेट में हिंदुस्तान में, इससे कहीं ज़्यादा जॉब तो है नहीं, ठीक है, लेकिन उसको आप करिए, कुछ अर्न करिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, बिज़ी रखते हुए आप परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट होती 1,000, एप्लीकेशन आते 1,00,000, लेकिन क्या पता कि आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई आपको उस 1,000 में लेके चली जाए, अगर कोई फ्रॉड ना हो, अगर कोई हायर लेवल का फ्रॉड ना हो, अगर पेपर लीक ना हो, क्योंकि यह तो अब हमारे यहाँ फैशन हो चुका है पेपर लीक होना और जॉब्स को मिलने में फ्रॉड होना। लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाने का है, यहाँ पैसा भी गंवाएंगे, घर वाले इलाज करेंगे, उसमें भी पैसा जाएगा, फाइनली मिलेगा क्या, जिस चीज़ से निकलने के लिए आए थे उसी चीज़ में फिर वापस घुस जाएंगे, इज़न्ट इट। तो मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों के लिए भी मेडिटेट करने की ज़रूरत है। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हिंदी में इसीलिए बनाते हैं क्योंकि सभी लोग समझ लें, जो लोग नर्सेस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी, उनको भी शेयर कर दीजिए, ओके। और कोशिश करिए सब्सक्राइब करने की। थैंक यू।